दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वह नहीं है जो कोई अनजान दुश्मन हमें देता है, बल्कि वह है जो हमारे अपने, हमारे बेहद करीब रहकर बड़ी खामोशी से हमें देते हैं। चाणक्य कहते थे कि विष से भी ज्यादा घातक वह मीठी वाणी है जिसके पीछे झूठ का खंजर छिपा हो, क्योंकि विष तो एक बार में प्राण लेता है, लेकिन किसी अपने का बोला गया झूठ इंसान को ताउम्र तिल तिल कर मारता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे कोई बात कही हो, आपने उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया हो और बाद में आपको पता चला हो कि वह सब कुछ सिर्फ एक फरेब था, एक बुना हुआ जाल था। उस वक्त जो दिल टूटता है, जो विश्वास बिखरता है, उसकी आवाज भले ही बाहर ना सुनाई दे, लेकिन इंसान के भीतर सब कुछ खंडहर कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि जीवन का वह रक्षा कवच है जो आपको दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से बचाएगा, और वह हथियार है मीठा झूठ। आज हम झूठ को पकड़ने की उस प्राचीन और अचूक कला को सीखने जा रहे हैं जिसे महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वह विद्या है जिससे बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिलने से बचाई गई, जिससे राज दरबारों में छुपे हुए गद्दारों को बेनकाब किया गया। इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वह आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। आप लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली चेहरों को पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए उस दौर में चलते हैं जब मगध का साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन सत्ता के गलियारों में साजिशों की हवाएं हर वक्त बहती रहती थीं। लेकिन इससे पहले कि हम चाणक्य की इस गुप्त विद्या और कहानी की गहराई में उतरें, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली बातें आप तक लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और पाटलिपुत्र के राजमहल में दियों की रोशनी फैलने लगी थी, तब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारी कदमों से चलते हुए आचार्य चाणक्य के कक्ष में पहुंचे। चंद्रगुप्त का चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। आचार्य चाणक्य जो एक भोजपत्र पर कुछ लिख रहे थे, उन्होंने बिना सिर उठाए ही चंद्रगुप्त के कदमों की आहट और उनके भारीपन से समझ लिया कि मगध का सम्राट आज किसी गहरे द्वंद्व में है। चाणक्य ने अपनी लेखनी नीचे रखी और शांत लेकिन भेदने वाली नजरों से चंद्रगुप्त की ओर देखा। क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम्हारे माथे की ये सिलवटें बता रही हैं कि तुम किसी शत्रु की तलवार से नहीं, बल्कि किसी अपने के शब्दों से घायल हुए हो। चंद्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली और आचार्य के चरणों के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, आचार्य, आप सत्य कहते हैं। युद्ध के मैदान में सामने से आते हुए हजारों तीरों को रोकना मेरे लिए आसान है, लेकिन राज दरबार में मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे छिपे झूठ को पहचानना मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। आज सेनापति भद्रसाल ने मुझे सीमा की सुरक्षा को लेकर एक सूचना दी। उनके शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे, उनकी बातें तर्कों से भरी थीं, लेकिन फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह आवाज उठ रही है कि वह मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैं यह कैसे जानूं कि वह सत्य बोल रहे हैं या झूठ? क्या झूठ के माथे पर कोई निशान होता है जिसे देखकर उसे पहचाना जा सके? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें सदियों का अनुभव और मानव मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, सच को याद नहीं रखना पड़ता, वह आत्मा से निकलता है और होठों तक आते आते अपनी पवित्रता नहीं खोता। लेकिन झूठ एक मरा हुआ बीज है जिसे जिंदा दिखाने के लिए इंसान को हर पल उसे अपनी ऊर्जा देनी पड़ती है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह केवल अपनी जुबान से झूठ बोलता है, लेकिन उसका पूरा शरीर, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पैरों की कंपन सब मिलकर चीख चीख कर सच बोल रहे होते हैं। झूठ को पकड़ना कोई तंत्र मंत्र नहीं है चंद्रगुप्त, यह केवल एक कला है, वह कला जिसमें तुम्हें कानों से कम और आंखों से ज्यादा सुनना होता है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोले, आंखों से सुनना, यह कैसे संभव है आचार्य? चाणक्य ने उत्तर दिया, हाँ चंद्रगुप्त, इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब भी कोई व्यक्ति सत्य से हटकर कुछ भी रचने का प्रयास करता है, तो उसके भीतर दो विचारों का युद्ध शुरू हो जाता है।
एक वह सत्य जो उसका अवचेतन मन जानता है और दूसरा वह झूठ जो उसका चेतन मन गढ़ रहा है। इस आंतरिक युद्ध का प्रभाव उसके शरीर पर साफ दिखाई देता है। बस तुम्हें उस प्रभाव को पढ़ना आना चाहिए। चाणक्य अपनी जगह से उठे और कक्ष में टहलते हुए बोले, इससे पहले कि मैं तुम्हें वह सूत्र बताऊं जिनसे तुम किसी भी इंसान के झूठ को एक पल में पकड़ सकते हो, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूं। यह घटना तुम्हें सिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा झूठ भी इंसान के पूरे अस्तित्व को संकट में डाल देता है और कैसे एक पारखी नजर उसे बिना किसी प्रमाण के पकड़ लेती है। चंद्रगुप्त पूरी तरह से एकाग्र हो गए। चाणक्य ने कहानी शुरू की। तक्षशिला में एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित जौहरी रहता था जिसका नाम सुवर्णभद्र था। उसकी ईमानदारी और रत्नों की परख पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। सुवर्णभद्र के पास दो बहुत ही कुशल और भरोसेमंद शिष्य थे जो पिछले 10 वर्षों से उसके साथ काम कर रहे थे। एक का नाम देवदत्त था और दूसरे का नाम सोमेश। सुवर्णभद्र इन दोनों पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था। एक दिन सुवर्णभद्र के पास एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती नीला नीलमणि आया। यह नीलमणि इतना मूल्यवान था कि इससे एक पूरा नगर खरीदा जा सकता था। सुवर्णभद्र ने उस नीलमणि को अपनी तिजोरी में रखा और चाबी अपने पास रख ली। अगली सुबह जब सुवर्णभद्र ने तिजोरी खोली तो वह नीलमणि गायब था। तिजोरी का ताला टूटा नहीं था। इसका मतलब था कि किसी ने असली चाबी से ही उसे खोला था और वह चाबी केवल सुवर्णभद्र के पास थी या फिर रात के समय देवदत्त और सोमेश के पास रहती थी, क्योंकि वे दोनों ही दुकान की रखवाली करते थे। सुवर्णभद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके इतने पुराने और भरोसेमंद शिष्य ऐसा कर सकते हैं। उसने दोनों को बुलाया और पूछा कि नीलमणि कहाँ है। दोनों ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने पूरी रात पहरा दिया है और कोई भी अंदर नहीं आया। सुवर्णभद्र उलझन में पड़ गया। दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत थे। दोनों की बातों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जब सुवर्णभद्र को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह इस समस्या को लेकर मेरे पास आया। चंद्रगुप्त बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। फिर आपने क्या किया आचार्य? आपने उस चोर को कैसे पकड़ा? चाणक्य ने कहा, मैंने सुवर्णभद्र से कहा कि उन दोनों शिष्यों को मेरे पास लेकर आओ। जब देवदत्त और सोमेश मेरे सामने खड़े हुए तो मैंने उनसे सीधे यह नहीं पूछा कि चोरी किसने की है। मैंने केवल उनसे उस रात का पूरा विवरण मांगा। देवदत्त ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आचार्य, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम दोनों दुकान के मुख्य द्वार पर बैठे थे। आधी रात के करीब मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। मैं उठकर पीछे की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैं वापस आया तो सोमेश सो रहा था। मैंने उसे जगाया और फिर हम दोनों सुबह तक जागते रहे। हमें किसी नीलमणि के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद मैंने सोमेश से पूछा। सोमेश ने कहा, हाँ आचार्य, देवदत्त सच कह रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन जब देवदत्त ने मुझे जगाया तो मैंने भी चारों तरफ देखा। सब कुछ सुरक्षित था। हमने किसी को अंदर आते या बाहर जाते नहीं देखा। दोनों की बातें बिल्कुल मेल खा रही थीं। सुवर्णभद्र को लगा कि शायद सच में कोई बाहरी व्यक्ति जादू से वह रत्न चुरा ले गया है। लेकिन चाणक्य ने अपनी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई लाते हुए कहा, मैंने चोर को पहचान लिया था चंद्रगुप्त। मैंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि देवदत्त को बंदी बना लिया जाए और उसके घर की तलाशी ली जाए। सुवर्णभद्र हैरान रह गया। थोड़ी ही देर में सैनिक देवदत्त के घर से वह नीलमणि ढूंढ लाए। सुवर्णभद्र ने मुझसे पूछा कि आचार्य, आपने यह कैसे जाना कि देवदत्त ही चोर है, जबकि दोनों की बातें तो एक जैसी थीं और दोनों ही बिल्कुल शांत दिख रहे थे। चंद्रगुप्त से भी रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, हाँ आचार्य, आपने यह कैसे पहचाना? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही वह कला है चंद्रगुप्त। जब देवदत्त मुझसे बात कर रहा था तब उसकी जुबान तो बहुत स्पष्ट थी, लेकिन उसके शरीर ने उसके सारे राज खोल दिए थे। मैंने 3 बहुत ही सूक्ष्म बातों पर गौर किया था जिन्हें एक साधारण आंख कभी नहीं देख पाती, और यही वो नियम है जो मैं आज तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, ताकि तुम भी इस संसार में किसी के भी फरेब को पहचान सको। चाणक्य ने अपना पहला नियम बताते हुए कहा, सबसे पहला संकेत जो कोई भी झूठा व्यक्ति अनजाने में देता है वह है शारीरिक अस्थिरता और अनावश्यक बचाव। जब देवदत्त मुझसे कह रहा था कि वह पीछे की तरफ देखने गया था, तब मैंने गौर किया कि उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए थे और उसके पैरों की दिशा दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। चंद्रगुप्त,
हमारा अवचेतन मन हमेशा खतरे से भागना चाहता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा मन एक प्रकार के खतरे का अनुभव करता है, इसलिए शरीर अपने आप ऐसे संकेत देता है मानो वह वहां से भाग जाना चाहता हो। देवदत्त के पैरों का दरवाजे की तरफ होना यह बता रहा था कि उसका दिमाग वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। इसके विपरीत जो सच बोलता है वह शारीरिक रूप से स्थिर रहता है। जब सोमेश बोल रहा था तो उसके हाथ खुले हुए थे और वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। अगर तुम कभी किसी से कोई सवाल पूछो और अचानक वह अपने हाथ सीने पर बांध ले या अपनी टांगों को क्रॉस कर ले तो समझ जाना कि वह तुमसे कुछ छिपाने के लिए अपने चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार बना रहा है। वह अपनी बातों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। चाणक्य ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, दूसरा सबसे बड़ा संकेत होता है आंखों की भाषा और पलकों का झपकना। लोग कहते हैं कि जो झूठ बोलता है वह आंखें नहीं मिलाता। यह सच है, लेकिन जो शातिर झूठा होता है वह इसका उल्टा करता है। वह तुम्हें सच का भ्रम देने के लिए जानबूझकर तुम्हारी आंखों में बहुत गहराई से और लगातार देखेगा। वह सामान्य से बहुत कम पलकें झपकाएगा क्योंकि उसका पूरा ध्यान तुम्हें यह यकीन दिलाने में होता है कि वह सच बोल रहा है। देवदत्त बिल्कुल यही कर रहा था। वह बोलते समय मेरी आंखों में बिना पलक झपकाए देख रहा था। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। एक सामान्य इंसान जब बात करता है या कुछ याद करने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से ऊपर, नीचे या दाएं बाएं घूमती हैं। लेकिन जो व्यक्ति झूठ गढ़ चुका है उसकी आंखें एक जगह टिक जाती हैं, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं करना है, उसे केवल रटी हुई कहानी सुनानी है। चंद्रगुप्त, अगर कोई व्यक्ति बात करते हुए अचानक पलकें झपकाना कम कर दे और तुम्हें घूरने लगे तो समझ लेना कि वह आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक बुना हुआ जाल है। तीसरा और सबसे खतरनाक संकेत है अतिरिक्त विवरण और भावनाओं का असंतुलन। जब कोई सच बोलता है तो वह केवल काम की बात बताता है। उसे अपनी बात को साबित करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जो झूठ बोलता है उसे हमेशा यह डर सताता है कि तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए वह अपनी कहानी में ऐसे अनावश्यक विवरण जोड़ता है जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। जैसे देवदत्त ने कहा कि उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश का चोरी से क्या लेना देना था? कुछ नहीं। लेकिन उसने यह बात इसलिए कही ताकि उसकी कहानी अधिक सच्ची लगे। झूठा व्यक्ति हमेशा अपनी कहानी को रंगीन बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा झूठ बोलने वाले की भावनाएं उसकी बातों के साथ मेल नहीं खाती। जब देवदत्त कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता तो उसके चेहरे पर आश्चर्य या दुख का कोई भाव नहीं था। वह बहुत ज्यादा शांत था। कभी कभी बहुत अधिक शांति भी तूफान का संकेत होती है। चंद्रगुप्त, एक निर्दोष व्यक्ति जब चोरी के इल्जाम में फंसाया जाता है तो वह क्रोधित होता है, वह परेशान होता है। लेकिन देवदत्त ने कोई क्रोध नहीं दिखाया क्योंकि उसे पता था कि चोर वही है। जब भाव और शब्द आपस में ना जुड़े तो समझ जाना कि सामने खड़ा व्यक्ति एक छलावा है। चाणक्य थोड़ी देर के लिए रुके ताकि चंद्रगुप्त इन गूढ़ बातों को अपने भीतर उतार सकें। कक्ष में एकदम सन्नाटा छा गया था। केवल बाहर बहने वाली हवा की आवाज आ रही थी। चंद्रगुप्त के मस्तिष्क में जैसे प्रकाश का एक नया द्वार खुल गया था। वे अपने सेनापति भद्रसाल के व्यवहार को इन नियमों की कसौटी पर कसने लगे थे। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, यह तो हुई उन लोगों की बात जो हमारी आंखों के सामने हैं। लेकिन कई बार लोग इतने चालाक होते हैं कि वे अपने शरीर की भाषा को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जो लोग राज दरबार की राजनीति में वर्षों से रचे बसे हैं वे आसानी से इन संकेतों को छुपा सकते हैं। ऐसे शातिर और अभ्यस्त झूठों को कैसे पहचाना जाए? जिनकी बातों में कोई झोल नहीं दिखता, जिनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती, उन्हें पकड़ने का क्या तरीका है? चाणक्य की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उन्होंने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है चंद्रगुप्त। जब झूठ इतना परिपक्व हो जाए कि वह सच का चोला पहन ले, तब हमें उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके दिमाग को थकाना पड़ता है। तब हमें साधारण सवालों की जगह मनोवैज्ञानिक प्रहार करने पड़ते हैं। और इसके लिए जो नियम और तरकीबें हैं वे किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और बियॉन्ड द इमेजिनेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि अब तक का कौन सा नियम आपको सबसे अच्छा लगा। चलिए अब चाणक्य के अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चंद्रगुप्त, जब एक साधारण चोर झूठ बोलता है तो उसका शरीर कांपता है।
लेकिन जब एक अभ्यस्त और शातिर इंसान झूठ बोलता है तो उसकी जुबान और उसका शरीर दोनों उसके पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। वह जानता है कि तुम उसकी आंखों में देख रहे हो, वह जानता है कि तुम उसके हाथों की हरकतों को परख रहे हो। ऐसे लोग राज दरबारों में, कूटनीति में और बड़े बड़े व्यापारों में अक्सर पाए जाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें उनके शरीर से ध्यान हटाकर सीधे उनके मस्तिष्क पर वार करना होगा। तुम्हें उनके दिमाग पर इतना बोझ डालना होगा कि उनके द्वारा रचे गए झूठ का ढांचा चरमरा कर टूट जाए। और इसका सबसे पहला अस्त्र है घटनाओं का उल्टा क्रम। चंद्रगुप्त ने भ्रुकुटी सिकोड़ते हुए पूछा, उल्टा क्रम, इसका क्या अर्थ है आचार्य? चाणक्य ने उत्तर दिया, मनुष्य का मस्तिष्क सत्य को एक स्मृति के रूप में दर्ज करता है, जैसे कोई चित्र या कोई घटना जो सचमुच घटी हो। जब तुम किसी सच्चे व्यक्ति से उसकी कहानी पूछते हो तो वह अपनी स्मृति से उसे पढ़ता है। यदि तुम उससे कहो कि अपनी कहानी को अंत से शुरू करके शुरुआत तक सुनाओ तो वह थोड़ा सोचेगा, लेकिन बिना किसी बड़ी गलती के वह तुम्हें पूरी घटना उल्टे क्रम में बता देगा, क्योंकि सत्य उसके दिमाग में एक पूरी तस्वीर की तरह मौजूद है जिसे वह किसी भी दिशा से देख सकता है। लेकिन चाणक्य की आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। एक झूठे व्यक्ति का मस्तिष्क ऐसे काम नहीं करता। झूठ कोई स्मृति नहीं है चंद्रगुप्त। झूठ एक रटी हुई कहानी है, एक कविता की तरह जिसे उसने क्रमबद्ध तरीके से याद किया है। पहले यह हुआ, फिर वह हुआ और अंत में यह। एक झूठे व्यक्ति ने अपनी कहानी को केवल सीधे क्रम में ही रचा और अभ्यास किया होता है। जब तुम अचानक किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह करो जो बहुत आत्मविश्वास से अपनी बात कह रहा हो, तो उसकी बात पूरी होने के बाद शांत स्वर में उसे कहो, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अंत में जो हुआ उसे ठीक पहले क्या हुआ था और उससे पहले तुम कहां थे? जैसे ही तुम उसे उसकी कहानी उल्टी दिशा में सुनाने को कहोगे, उसके मस्तिष्क पर अचानक अत्यधिक दबाव पड़ेगा। रटी हुई कहानी को उल्टा सुनाना मानव मस्तिष्क के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है। तुम देखोगे कि वह अचानक अटकने लगेगा, उसके आत्मविश्वास का मुखौटा गिर जाएगा, वह पसीना पसीना हो जाएगा और वह घटनाओं के क्रम में ऐसी भयानक गलतियां करेगा जो उसने सीधे क्रम में नहीं की थी। यही वह पल होगा जब उसका सारा फरेब तुम्हारे सामने नंगा हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। यह युक्ति सचमुच किसी अचूक बाण से कम नहीं थी। चाणक्य फिर मुस्कुराए और बोले, दूसरा अस्त्र जो सबसे शक्तिशाली है वह कोई शब्द नहीं बल्कि मौन का प्रहार है। संसार में कोई भी अस्त्र इतना तीक्ष्ण नहीं है जितना कि एक पारखी का मौन। चंद्रगुप्त, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा इस बेचैनी में रहता है कि सामने वाला उसकी बात पर विश्वास कर रहा है या नहीं। वह तुम्हारी प्रतिक्रिया का भूखा होता है। जब वह अपनी झूठी कहानी पूरी कर ले तो तुम कोई जवाब मत देना, बस उसकी आंखों में देखते रहना, बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए और बिना कोई भाव दिखाए। कुछ क्षणों के लिए उस कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाने देना। चंद्रगुप्त ने हैरानी से पूछा, केवल मौन रहने से क्या होगा आचार्य? चाणक्य ने समझाया, सत्य बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारे मौन से विचलित नहीं होता। वह अपनी बात कहकर शांत हो जाएगा या तुमसे पूछेगा कि क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन एक झूठा व्यक्ति सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा मौन उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर देगा। उसे लगेगा कि तुमने उसका झूठ पकड़ लिया है। इस घबराहट में उस सन्नाटे को तोड़ने और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए वह बिना पूछे ही और ज्यादा बोलने लगेगा। वह सफाई देने लगेगा, नए नए तर्क गढ़ने लगेगा और इसी अनावश्यक बड़बड़ाहट में वह कोई ऐसी बात कह जाएगा जो उसके अपने ही बिछाए जाल को काट देगी। मौन वह आईना है जिसमें झूठा व्यक्ति अपना ही कुरूप चेहरा देखकर डर जाता है। चंद्रगुप्त के मन में अब सेनापति भद्रसाल की छवि उभर रही थी। उन्होंने सोचा कि कैसे वह कल भद्रसाल के सामने मौन का प्रयोग करेंगे। तभी चाणक्य ने अपनी चाल को और गहरा करते हुए कहा, तीसरा और अंतिम मनोवैज्ञानिक अस्त्र है भ्रम का जाल और सूक्ष्म भावों की पकड़। जो व्यक्ति बहुत शातिर होता है वह अपनी भावनाओं को छुपाना सीख जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मानव शरीर की एक कमजोरी है जिसे कोई भी शूरवीर या कोई भी कूटनीतिज्ञ नहीं हरा सकता। वह है सूक्ष्म भाव या माइक्रो एक्सप्रेशन। जब इंसान कोई भावना महसूस करता है तो उसके चेहरे की मांसपेशियां मस्तिष्क के आदेश से पहले ही प्रतिक्रिया कर देती हैं।
यह प्रतिक्रिया 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए होती है और उसके तुरंत बाद व्यक्ति अपना नकली मुखौटा पहन लेता है। तुम्हें बस उस एक पल को पकड़ना है। चाणक्य ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हें संदेह है कि किसी मंत्री ने शत्रु राज्य से रिश्वत ली है। तुम उसे बुलाओ और किसी और विषय पर बात करो। फिर अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के उससे कहो, मुझे पता चल गया है कि उस रात सीमा पर तुमने किससे भेंट की थी। यह तुम्हारा फेंका हुआ भ्रम का जाल है। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तुम बस एक तीर अंधेरे में चला रहे हो। जैसे ही तुम यह वाक्य बोलोगे, चाणक्य ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, उस मंत्री के चेहरे पर ठीक उसी क्षण गौर करना। उसकी आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ेंगी, उसके माथे पर एक सूक्ष्म सी सिलवट आएगी या उसके होंठों का कोना हल्का सा नीचे गिरेगा। यह भय का सच्चा भाव है जो उसके अवचेतन से निकला है। एक पल बाद ही वह संभल जाएगा, मुस्कुराएगा और कहेगा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो उस रात अपने महल में था। लेकिन वह जो एक पल का सूक्ष्म भाव था, वही उसका असली सच था। वह सच जो वह तुमसे छिपाना चाहता था। यदि वह सचमुच निर्दोष होता तो तुम्हारे इल्जाम पर उसके चेहरे पर सबसे पहला भाव भय का नहीं, बल्कि पूर्ण आश्चर्य और भ्रम का होता। वह सोच में पड़ जाता कि तुम बात किस बारे में कर रहे हो। लेकिन भय केवल उसे लगता है जिसके पास छिपाने के लिए कोई पाप हो। इसलिए जब भी तुम्हें किसी पर संदेह हो तो उसे अचानक कोई ऐसी काल्पनिक बात कहो जो सीधे उसके अपराध से जुड़ी हो, और फिर उसके चेहरे पर आने वाले उस पहले सेकंड के भाव को अपनी आंखों में कैद कर लो। वह 1 सेकंड तुम्हें वह सच्चाई बता देगा जो वह इंसान 100 जन्मों तक जुबान से नहीं बताता। चंद्रगुप्त मौर्य अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। आचार्य चाणक्य ने मानव मन की उन परतों को खोलकर उनके सामने रख दिया था जिन्हें देखने की क्षमता एक साधारण मनुष्य में कभी नहीं होती। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, आचार्य, आपकी इन बातों ने मेरे नेत्रों से अज्ञान की पट्टी हमेशा के लिए खोल दी है। मैं अब समझ गया हूं कि एक शासक को केवल कानों से नहीं, बल्कि अपनी प्रज्ञा और तीक्ष्ण अवलोकन से सुनना चाहिए। कल जब सेनापति भद्रसाल राजसभा में आएंगे तो वह मेरे सामने केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक खुली हुई पुस्तक होंगे। मैं उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनके मौन, उनकी अस्थिरता और उनके सूक्ष्म भावों को पढ़ूंगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, यही एक चक्रवर्ती सम्राट के सच्चे लक्षण हैं चंद्रगुप्त। याद रखना, यह संसार एक बहुत बड़ा मायाजाल है। यहां हर दूसरा व्यक्ति अपने स्वार्थ की चादर ओढ़े घूम रहा है। जो इंसान सच और झूठ के बीच का यह बारीक धागा देख लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत धोखा नहीं दे सकती। लेकिन एक शासक के रूप में तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि सत्य कभी कभी बहुत कड़वा और हृदय विदारक होता है। जब तुम अपने किसी बहुत प्रिय का झूठ पकड़ोगे तो तुम्हें पीड़ा होगी, लेकिन वह पीड़ा उस महाविनाश से बहुत छोटी होगी जो वह झूठ भविष्य में ला सकता था। इसलिए अपनी भावनाओं को कभी अपने अवलोकन पर हावी मत होने देना। निष्पक्ष रहना, क्योंकि न्याय का तराजू तभी सही तोलता है जब उसे पकड़ने वाले के हाथ भावनाओं से नहीं कांपते। दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त का यह संवाद केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान का वह शाश्वत सत्य है जो हजारों साल पहले जितना प्रासंगिक था, आज के इस कलयुग में उससे कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज हमारे चारों ओर धोखेबाज, मतलबी और दोहरे चेहरे वाले लोगों की कमी नहीं है। चाहे वह आपका कार्यस्थल हो, आपका व्यापार हो या आपके अपने निजी रिश्ते, हर जगह कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो आपको अपने स्वार्थ के लिए अंधेरे में रखना चाहता है। लेकिन आज आपने जो नियम सीखे हैं, चाहे वह शारीरिक अस्थिरता को पहचानना हो, आंखों के खेल को समझना हो, अनावश्यक विवरणों की पकड़ हो या फिर उल्टे क्रम और मौन का मनोवैज्ञानिक प्रहार हो, ये सभी हथियार अब आपके पास हैं। इन हथियारों का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ठगे जाने से बचाने के लिए करें। जब अगली बार कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करे या कोई अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कस्में खाए, तो उसकी बातों के जाल में उलझने के बजाय शांत होकर उसके हाव भाव, उसकी आवाज के कंपन और उसकी आंखों की भाषा को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि जो इंसान आपको अपने शब्दों से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, उसका अपना ही शरीर उसकी गवाही दे रहा है और चीख चीख कर आपको सच बता रहा है। सच्चाई यह है कि झूठ बोलना एक कला हो सकती है, लेकिन झूठ को पकड़ना एक महाकला है। और आज आपने उस महाकला के सबसे गहरे रहस्यों को जान लिया है।
अगर आपने इस वीडियो के हर एक शब्द को गहराई से समझा है और इसे अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपको धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि अब आपकी आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि लोगों के चेहरों के पीछे छिपे हुए उनके असली रूप को स्कैन करती हैं। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यह याद रखें कि जो व्यक्ति आपको धोखा देता है, गलती उसकी है, लेकिन अगर आप बार बार उसी इंसान से धोखा खाते हैं तो फिर गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपने अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला नहीं रखा। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जीवन में दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन मूर्ख बनना कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बुद्धि को हमेशा एक तेज तलवार की तरह धारदार बनाए रखें। अगले दिन की सुबह मगध के राज दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज की किरणें महल के विशाल स्तंभों को पार करती हुई सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के स्वर्ण सिंहासन पर पड़ रही थीं। दरबारियों और मंत्रियों से भरा वह विशाल कक्ष आज चंद्रगुप्त को एक बिसात की तरह लग रहा था, जहां हर इंसान एक मोहरा था और हर मोहरे के चेहरे पर एक नकाब। कल रात आचार्य चाणक्य से मिली शिक्षा ने चंद्रगुप्त के भीतर एक नई दृष्टि का निर्माण कर दिया था। आज वे केवल एक सम्राट नहीं, बल्कि मानव मन के सबसे गहरे रहस्यों को पढ़ने वाले एक पारखी बन चुके थे। तभी घोषणा हुई, सेनापति भद्रसाल पधार रहे हैं। पूरे दरबार की नजरें द्वार की ओर घूम गईं। भद्रसाल एक विशाल और पराक्रमी योद्धा पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते हुए आए और सम्राट के सामने नतमस्तक हुए। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था और आंखों में एक असीम वफादारी की चमक थी, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। चंद्रगुप्त ने उन्हें उठने का आदेश दिया और अपने स्वर को बिल्कुल सामान्य रखते हुए पूछा, सेनापति, कल रात आपने मुझे कलिंग सीमा की सुरक्षा को लेकर जो विवरण दिया था, क्या आप उसे पूरे दरबार के सामने दोहरा सकते हैं? भद्रसाल ने बिना एक भी पल गंवाए अपनी भारी आवाज में वह पूरी कहानी कह डाली। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी टुकड़ियों को तैनात किया, कैसे उन्होंने गुप्तचरों से जानकारी ली और कैसे सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। उनकी बातों में कोई झिझक नहीं थी, उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था। दरबार के सभी मंत्री उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे, लेकिन चंद्रगुप्त की आंखें कुछ और ही तलाश रही थीं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के पहले अस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और एक गहरी खामोशी ओढ़ ली। भद्रसाल के बोलने के बाद भी चंद्रगुप्त कुछ नहीं बोले। वह बस अपनी तीक्ष्ण नजरों से भद्रसाल की आंखों में देखते रहे। एक पल बीता, 2 पल बीते। दरबार में एक असहज करने वाला सन्नाटा छा गया। जो भद्रसाल कुछ क्षण पहले तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, इस भयानक मौन ने उसके भीतर एक हलचल पैदा कर दी। उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए बिना पूछे ही आगे बोलना शुरू कर दिया। महाराज, मैंने स्वयं जाकर हर एक सैनिक को निर्देश दिए हैं। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह वचन देता हूं। चंद्रगुप्त ने गौर किया कि बोलते समय भद्रसाल के दाएं हाथ की उंगलियां उसकी तलवार की मूठ को बार बार छू रही थीं। यह एक सूक्ष्म शारीरिक अस्थिरता थी जो कल रात चाणक्य ने बताई थी। अब समय था दूसरे और सबसे घातक प्रहार का। चंद्रगुप्त ने अपनी आवाज में एक बर्फीली ठंडक लाते हुए कहा, मुझे आपके कौशल पर पूरा विश्वास है सेनापति। बस मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। आपने अभी बताया कि कलिंग सीमा से लौटने के बाद आपने गुप्तचरों के प्रमुख से भेंट की और उसके बाद आप विश्राम के लिए गए। क्या आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं कि विश्राम कक्ष में जाने से पहले, गुप्तचरों के प्रमुख से मिलने से पहले और सीमा से लौटने के ठीक बाद आप कहां थे और आपने किससे बात की थी? जरा इस क्रम को उल्टा सुनाइए। यह सुनते ही भद्रसाल के चेहरे का रंग एक ही पल में उड़ गया। जिस मस्तिष्क ने एक सीधी कहानी को रटकर तैयार किया था, वह अचानक इस उल्टे क्रम के दबाव को सह नहीं पाया। भद्रसाल की जुबान लड़खड़ाने लगी। महाराज, मैं सीमा से लौटा, फिर मैंने नहीं, उससे पहले मैं उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। वह बार बार अपनी नजरें नीचे झुका रहा था। तभी चंद्रगुप्त ने अंतिम प्रहार किया। उन्होंने अचानक अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, और क्या आप यह भी बताएंगे कि आधी रात को वह कलिंग का दूत आपके खेमे के पिछले द्वार से बाहर क्यों निकल रहा था? चंद्रगुप्त के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था। यह केवल आचार्य चाणक्य द्वारा सिखाया गया भ्रम का जाल था।
और जैसे ही यह वाक्य चंद्रगुप्त के होंठों से निकला, भद्रसाल की आंखों की पुतलियां डर के मारे पूरी तरह फैल गईं। उसके होंठ अचानक सूख गए और उसका पूरा शरीर एक पल के लिए कांप गया। वह 1 सेकंड का सूक्ष्म भाव, वह माइक्रो एक्सप्रेशन चंद्रगुप्त ने अपनी आंखों में कैद कर लिया। भद्रसाल ने तुरंत संभलने की कोशिश की और नकली क्रोध दिखाते हुए बोला, यह सरासर झूठ है महाराज। मेरे विरुद्ध यह कौन षड्यंत्र रच रहा है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भद्रसाल के अपने ही शरीर, उसकी अपनी ही घबराहट और उसके उल्टे क्रम में की गई गलतियों ने उसका सारा सच उगल दिया था। चंद्रगुप्त ने अपने रक्षकों को आदेश दिया और थोड़ी ही देर की सख्ती के बाद भद्रसाल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि वह शत्रु राज्य से मिलकर मगध की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सम्राट ने बिना किसी ठोस सुराग के, केवल कुछ प्रश्नों और अपने मौन से इतने बड़े गद्दार को कैसे बेनकाब कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब आप किसी के झूठ को पकड़ने की ठान लेते हैं तो सामने वाले का पद, उसका रुतबा या उसकी चालाकी कोई मायने नहीं रखती। आपका शांत दिमाग और आपकी अवलोकन क्षमता दुनिया के सबसे बड़े सत्य शोधक यंत्र हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चाणक्य नीति और आधुनिक मनोविज्ञान हमें झूठ पकड़ने के कुछ और ऐसे ब्रह्मास्त्र देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बेहद काम आते हैं। आइए अब उन अंतिम और सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक संकेतों की बात करते हैं जो किसी भी धोखेबाज को सरेआम नंगा कर सकते हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है आक्रामक बचाव और दोषारोपण। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई तीखा सवाल पूछते हैं जो झूठ बोल रहा है, तो वह कभी भी शांति से जवाब नहीं देगा। एक सच्चा इंसान जब गलत समझा जाता है तो वह अपनी सफाई देता है, वह तर्क रखता है और आपको समझाने का प्रयास करता है। लेकिन एक झूठा इंसान जिसके पास तर्कों की कमी होती है, वह बचाव के लिए सीधा हमला करता है। वह आप पर ही दोष मढ़ने लगेगा। वह कहेगा, तुम्हारी तो हमेशा से आदत है मुझ पर शक करने की। तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? या अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मुझसे बात क्यों करते हो? ये जो अचानक भड़कना है, ये जो आक्रामकता है, यह वास्तव में उसका डर है जो गुस्से का मुखौटा पहनकर बाहर आ रहा है। वह आप पर हमला करके आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि आप अपना सवाल वापस ले लें और उसे जवाब ना देना पड़े। जब भी कोई साधारण से सवाल पर बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। एक और बहुत बड़ा लक्षण जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है कसमों और सौगंधों का अत्यधिक उपयोग। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो बात बात पर कहते हैं, मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, मैं भगवान की विद्या कसम खाता हूं, या मेरे बच्चों की सौगंध, मैं सच बोल रहा हूं। जरा गहराई से सोचिए, जो इंसान वास्तव में सच बोल रहा है उसे अपनी बात साबित करने के लिए भगवान या अपने परिवार को बीच में लाने की क्या जरूरत है? सच अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इंसान झूठ बोल रहा होता है वह अंदर से इतना खोखला और डरा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए वह अपने झूठ के ऊपर भगवान या किसी पवित्र रिश्ते की चादर डाल देता है ताकि आप उस कसम के सम्मान में उसके झूठ पर सवाल ना उठाएं। यह एक बहुत ही घटिया मनोवैज्ञानिक चाल है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति बिना मांगे बार बार कस्में खाने लगे, उसके शब्दों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वह सत्य नहीं बोल रहा है, वह बस अपनी जान बचा रहा है। इसी तरह एक और संकेत है प्रश्नों को ज्यों का त्यों दोहराना। जब आप किसी से पूछते हैं, क्या तुमने कल रात मेरी अलमारी खोली थी? और वह जवाब देता है, क्या मैंने कल रात तुम्हारी अलमारी खोली थी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। यह जो सवाल को दोहराने का तरीका है, यह वास्तव में उस झूठे व्यक्ति का दिमाग कर रहा होता है। वह सवाल को दोहराकर अपने दिमाग को वह कहानी गढ़ने के लिए कुछ सेकंड का अतिरिक्त समय दे रहा होता है जो उसे आपको सुनानी है। एक सच्चा इंसान कभी पूरा सवाल नहीं दोहराता, वह तुरंत हां या ना में अपना स्पष्ट जवाब देता है। दोस्तों, झूठ को पकड़ना केवल एक हुनर नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जो आप अपने प्रति निभाते हैं। यह दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी भावनाओं, आपके भरोसे और आपके भोलेपन को अपनी सीढ़ी बनाना चाहते हैं। चाणक्य ने जो नीतियां उस प्राचीन काल में बताई थीं, वे आज के युग के लिए एक रक्षा कवच हैं।
लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी भी बरतनी आवश्यक है। झूठ पकड़ने की इस कला को सीखने के बाद आपको हर इंसान को शक की नजर से नहीं देखना है। इस कला का उद्देश्य आपके मन में अविश्वास पैदा करना नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलना है। जब आपका अंतर्मन, आपकी वह गट फीलिंग आपसे कहे कि कुछ तो गड़बड़ है, केवल तब इन नियमों और अस्त्रों का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी अपने का झूठ पकड़ लें तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। सत्य को जानना एक बात है और उस सत्य के आधार पर निर्णय लेना दूसरी बात। कभी कभी लोग डर के कारण किसी मजबूरी में या किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए भी झूठ बोलते हैं। इसलिए जब सच सामने आए तो उस इंसान की परिस्थिति को भी समझने की कोशिश करें। आपका उद्देश्य किसी को बर्बाद करना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना और सत्य का मार्ग अपनाना होना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य की यह कूटनीति और झूठ पकड़ने की यह महाकला अब आपके पास है, जो जीवन भर आपकी रक्षा करेगी। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है और आपको भीतर से शक्तिशाली बनाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें ताकि यह सत्य का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। सच को फैलाना भी एक धर्म है, इसलिए इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी भविष्य में किसी के फरेब और धोखे का शिकार होने से बच सकें। आपने अपने जीवन में कब और कैसे किसी का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा था? अपना वह अनुभव नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके विचारों और कहानियों को पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसी ही जीवन बदलने वाली, रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को सबसे पहले देखने के लिए अभी बियॉन्ड द इमेजिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान आपसे छूट ना जाए। इस सफर में अंत तक हमारा साथ देने और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।